आज जो है हम लोगों ने मर्जर्स में एक जो देखना है एलबीओज मीन लेवरेज बाय आउट। अब लेवरेज बाय आउट क्या होती है? एक तरह की एक्विजिशन होती है कंपनी की। हम लोगों ने देखा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में कि कंपनी के पास बहुत से सोर्सेज होते हैं जिससे वो अपनी किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मीन्स इक्विटी, डेट एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जब आप कोई चीज एक्वायर करते हो और उसमें आप लोग इस्तेमाल करते हो डेट का, तो उसको हम लोग कहते हैं लेवरेज बाय आउट। इट मीन्स कि आप लोगों ने कोई कंपनी एक्वायर करनी है और उसको एक्वायर करने का जो बहुत ज्यादा पार्ट है उसको आपने फाइनेंस किया है थ्रू डेट। ठीक है। और डेट को आपने लेने के लिए क्या किया है कि बहुत से जो जिस कंपनी को आपने एक्वायर करना है उसके एसेट्स एज अ कोलैटरल यूज करोगे वो डेट जनरेट करने में, तो उसको हम लोग कहते हैं लेवरेज बाय आउट। ठीक है। सिंपल मैंने क्या बताया कि आप लोगों ने एक्वायर करनी है एक कंपनी, और आपने जब एक्वायर करनी है तो ऑब्वियसली उसकी कोई परचेज प्राइस होगी। अब आप उसको किस तरह से फाइनेंस करोगे? थ्रू उसका डेट फाइनेंस करोगे, और डेट फाइनेंस करने के लिए आप लोग जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो उसके बहुत अच्छे जो है उसकी कंडीशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उसके एसेट चाहिए एज अ कोलेटरल रखवाने के लिए जहां से आप लोगों ने डेट जनरेट करना है। सिंपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है LBO is an acquisition technique involving the use of larger amount of debt to purchase a firm. Good example of financial merger, high debt private corporation. In a typical LBO, 90% or more the purchase price is financed with debt, where much of the debt is secured by the acquired firm's asset. तो वो हम लोग किस तरह से एक्वायर करते हैं? लेट मी टेक सम। ठीक है। और आप लोगों ने उस डेट को सिक्योर कैसे करना है? क्लास आपने कहीं से भी डेट परचेज करना है तो आप लोगों को कुछ सिक्योरिटीज चाहिए होंगी या कोई कोलेटरल चाहिए होंगे, यानी फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने किसी चीज को प्लेज करके उसके अगेंस्ट जो है डेट लेना है, तो वो आप लोग चीज एसेट्स कहाँ से आएंगे? जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो उसके एसेट्स को हम एज अ सिक्योरिटी या कोलेटरल यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि एलबीओ जो है लेवरेज बाय आउट करने के लिए क्या होना चाहिए? जी गुड पोजीशन होनी चाहिए इंडस्ट्री में विद सॉलिड प्रॉफिट हिस्ट्री एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ। It should have a relatively low of level of debt and a high level of bankable assets. अभी क्यों होना चाहिए क्लास के? उसका लो लेवल का डेट होना चाहिए और हाई लेवल का बैंकेबल एसेट्स होना चाहिए, क्योंकि लेवरेज बाय आउट हम कहते ही उसको है कि आप लोगों ने जिस कंपनी को एक्वायर करना है उसको आप लोगों ने उसकी परचेज प्राइस कहाँ से लेनी है, उसको कौन सा सोर्स यूज करना है? अपना डेट वाला सोर्स यूज करना है। जब आपने डेट वाला सोर्स यूज करना है तो ऑब्वियसली आप जो है जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उनके एसेट्स को एज अ कोलेटरल रखवाओगे तो उसके पास एसेट्स होंगे, बैंकेबल एसेट्स अच्छे होंगे, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो? एज एन कोलेटरल रख सकते हो। ठीक है जी। आप लोगों ने नेक्स्ट प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज होने चाहिए। ठीक है। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब आप लोग डेट ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट होगी और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो जब आप लोगों के पास कैश फ्लोज प्रिडिक्टेबल अच्छे कैश फ्लोज होंगे तो आप लोग उसकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के फैक्टर को मीट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से हम लोग जब बात करते हैं डाइवेस्टिचर की, डाइवेस्टिचर क्या होता है कि आप लोग कोई भी अपने बिजनेस को ऑपरेटिंग यूनिट सेल आउट कर सकते हो, सेल आउट कर देते हो। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट, डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन और सब्सिडरी दैट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ फर्म। तो आप कोई भी उसको ऑपरेटिंग यूनिट जो है जब उसको सेल आउट कर देते हो तो उसको हम कहते हैं डाइवेस्टिचर। ठीक हो गया। अब इनके एग्जांपल्स भी हैं लेकिन एग्जांपल्स भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल है और आई गेस वो न्यूमेरिकल समझना ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल्स बेशक मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक हो गया। अब डाइवेस्टिचर में यूनिलीवर और डाला की एग्जांपल और यहाँ पर डी एलबीओ में सिटी बैंक की एग्जांपल थी। और अगर हम ओवरऑल देखें तो भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि हिल्टन होटल की, और वो सारी हम लोग जो है मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। अब यहाँ पर जो देखने की बात है क्लास, जब हम डाइवेस्टर्स की बात करते हैं, जब आप किसी भी बिजनेस को ऑपरेटिंग यूनिट जो है उसको सेल आउट कर देते हो
क्या होती है जी, आप लोगों ने एक्सपेंशन करनी है अपने प्रोडक्ट लाइन की, बेहतर ऑपरेशंस करने हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, या हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करना चाहते हो, जिसको आप लोग कहते हो स्केल प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। अब डाइवेस्टिंग का गोल क्या होता है कि आप लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी, जब भी हम मर्जर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या होगा, हमारा गोल क्या, हम लोग एक्सपेंशन चाह रहे हैं, अपने पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, या प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि वैल्यू, अब आप लोगों ने टारगेट कंपनी की वैल्यू को किस तरह से कंसीडर करना है। Determining the value of a target may be accomplished by applying the capital budgeting techniques discussed earlier in the text। तो आप लोगों ने जो भी टारगेट अचीव करना है मर्जर में, आप लोगों ने उसकी वैल्यू को किस तरह से जो है काउंट करना है, या आप कह सकते हो कि आप लोगों ने असेस किस तरह से करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी कैपिटल बजटिंग टेक्निक से, कि आप लोगों को ये मर्जर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट दिया ना, तो आप लोगों ने उसको देखना है कि ये मर्जर आप करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं आप लोगों ने कॉस्ट एंड टैक्स बेनिफिट भी देखना है और टैक्स लॉसेस को भी देखना है, जो हम ऑलरेडी लॉसेस, टैक्स कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को पढ़ चुके हैं कि उससे आप लोगों के मर्जर से उसमें आपको क्या फायदा होता है कि आप लोगों का प्रॉफिट जो है फिर कम शो होता है और आप लोगों को टैक्स कम लगता है, क्योंकि आप जो कंपनी जिसके साथ मर्ज करना चाह रहे हो अगर वो लॉसेस में जा रही है तो आप लोग कैरी फॉरवर्ड लॉस टेक्निक जो है या प्रोविजन है उसको यूज करते हुए उन लॉसेस को जो है अगले अपने इनकम स्टेटमेंट में फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट कम आएगा और आप लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसका एक ही फायदा हम लोग विद एग्जांपल देख चुके हैं। अब यहाँ पर जब वो बात करता है, जो मेन आज हम लोगों का चीज है कि किस तरह से आप लोगों ने एग्जांपल्स को टैकल करना है, ऑलरेडी हम कैपिटल बेस्ड टेक्निक्स तो कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसने हमें एक एग्जांपल दी हुई है, क्लार्क कंपनी, मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स इज इन नोबल कंपनी। तो क्लार्क कंपनी है जी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरर है और वो इंटरेस्टेड है एक्वायर करने में सर्टेन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ नोबल कंपनी। ठीक हो गया। एन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक फर्म, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म है। इसको थोड़ा सा इन्हांस कर लेते हैं। Noble company which has a tax carry forwards from losses over from losses over the past 5 years is interested in selling out. ठीक हो गया। But wishes to sell out entirely rather than selling out certain fixed assets। अब नोबल कंपनी जो है वो चाहती है कि हम लोग अपने सर्टेन फिक्स्ड एसेट सेल आउट ना करें, रादर हम लोग अपने आप को टोटलिटी में सेल आउट कर दें। कंडेंस्ड बैलेंस शीट फॉर नोबल अपीयर्स एज फॉलोज। अब यहाँ पर उसने नोबल कंपनी, जिसको क्लार्क कंपनी जो है चाह रही थी कि उसके सर्टेन फिक्स्ड एसेट ले, जबकि नोबल कंपनी चाह रही है कि आप लोग पूरी की पूरी कंपनी जो है वो एक्वायर कर लो। अब यहाँ पर उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी हुई है, कैश है 2000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, लाइबिलिटीज क्लास इसकी 80,000 है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी 1,20,000 है, टोटलिटी में इसकी 2 लाख हमारे पास एसेट्स हैं और 2 लाख स्टॉक होल्डर है। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल्स भी देख लेते हैं, 8,000, इन्वेंट्रीज एंड 10,000 की मशीन ए, बी एंड सी है, रिस्पेक्टिवली 10,000 है मशीन ए और बी 30,000 एंड मशीन सी 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,15,000 की। तो यहाँ हमने देख ली इसकी कंडेंस्ड बैलेंस शीट हमें क्या कह रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि क्लार्क कंपनी नीड्स ओनली मशीन बी एंड सी एंड द लैंड एंड बिल्डिंग्स। ठीक। However, it has made inquiries and arranged to sell the account receivable, inventories and machine A for 23,000 because there is 2,000 in cash। ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप लोग अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और मशीन 23,000 की ले लो, क्योंकि आप लोगों के जो है बैलेंस शीट में 2,000, कहते हैं कि आप ये चीजें 23,000 25,000 में ले लो, क्योंकि हमारी जो है उनकी बैलेंस शीट में कहाँ गया, सॉरी। अब वो कह रहा है कि सेल द अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड मशीन ए फॉर 23,000। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना था, टास्क 8,000। ठीक है। इसी तरह से इसको सम अप करो तो 25,000 बनता है। ये जो चीजें हैं अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड मशीन है। अब वो कह रहे हैं कि 25,000 बनता है, लेकिन हम लोग जो है क्लार्क
वो 25,000 की बजाय 23,000 पे कर देगा, क्योंकि आपकी जो है बैलेंस शीट में वो ऑलरेडी कैश है 2,000 का। ठीक हो गया। नोबल कंपनी में ऑलरेडी कैश 2,000 का है और वो जितनी चीजों की मालियत है वो 25,000 बन रही है, तो वो कह रहा है कि क्लार्क जो है 25,000 रुपए जो है उनको मिल जाएंगे उस एसेट से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, नोबल वांट्स $1 lakh for the entire company, which means Clark will have to pay the firm creditors 80 lakh and its owner 20,000. ठीक है। The actual outlay required for Clark after liquidating the unneeded assets will be 75,000. ठीक हो गया। 25,000 आप लोगों ने पे करना था। ठीक हो गया एक्सेस एसेट्स का। और उसके बाद आप लोगों के क्रेडिटर्स कितने हैं? 80 लाख के। ठीक है। और आप लोगों के यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स हमारे पास टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 80 लाख की। ठीक हो गया। तो अब 80 लाख में आप 20,000 डालोगे और माइनस कर दोगे 25,000, तो ये बन जाता है 75 लाख। तो आप लोगों को लिक्विडेटिंग के लिए कितने चाहिए? 70 लाख चाहिए। 1 लाख आप लोगों को पूरी कंपनी के लिए चाहिए था, और उसमें से 80,000 प्लस क्या थे? उनके क्रेडिटर और ओनर को पे कितना करना था? 20,000। तो ये टोटलिटी में आपके पास आउटले आ गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे कि हम लोगों ने ये मर्जर करना है कि नहीं करना। अब कहते हैं कि आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट फ्रॉम द न्यू एसेट्स एंड एप्लीकेबल टैक्स लॉसेस आर 14,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है। अब आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज आपके 14,000 के हैं पर ईयर अगले 5 सालों के लिए। द एनपीवी आप कैलकुलेटेड। अब एनपीवी कैलकुलेट करोगे आप यूजिंग क्लार्क कंपनी 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब यहाँ पर उसने इसको इस तरह से सॉल्व किया हुआ है कि 14,000 आपका 5 ईयर के लिए है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपके पास कितना है? कैश इनफ्लो 12,000 का। मैंने आप लोगों को एक पिक्चर भेज दिया, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो मजीद आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने जैसे आप लोगों को सिखाया हुआ वैसे ही सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। अब क्लास सबसे पहले हम लोगों ने इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ कर लें। अगर टाइमलाइन पे ड्रॉ करें तो हमारे हम टोटल 10 साल बनाएंगे। ठीक है। अब 10 साल में पहले 5 सालों में आपके पास एक अच्छा आप देखो, अगर हम इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ करें तो 10 सालों में आप लोगों के पास पहले 5 साल की एन्युटी आती है 14,000 और अगले 5 सालों में हमारे पास एक कैश इनफ्लो है 12,000 पर ईयर। ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे एक स्ट्रीम की। 14,000 हम लोग के पास एनविटी है, तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए एनविटी का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 51,742। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास 12,000 है, जो स्टार्ट हो रहा है 5 से लेकर 10 ईयर तक। ठीक है। तो ये भी हमारे पास 5 सालों की एनविटी है। अगर मैं दोबारा आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दूं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सूरत हाल थी। हमारे पास 1 से 5 ईयर तक एक एनविटी 14,000 का कैश इनफ्लो था, तो ऑब्वियसली ये एनविटी होगी। इसी तरह से आगे हम लोग 10 सालों तक के लिए हमारे पास 5 से ऑनवर्ड क्या थी? 12,000 पर ईयर, तो ये भी एक एनविटी है। तो इस तरह से इसने कैलकुलेट किया 14,000 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है टेबल से फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू है 51,744 और हमने न्यूमेरिक इससे किया फॉर्मूले से, तुम्हारी आ रही है 51,742 जो कि इक्वल है। अब क्लास यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि क्या करना है। उन्होंने तो टेबल से किया। नेक्स्ट देखो हमारे पास 5 ईयर से 10 ईयर्स तक 12,000 के इक्वल कैश फ्लोज है। इट मींस कि ये एनविटी है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एनविटी का फॉर्मूला लगा देंगे।
अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है कि देखो ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास पहले सिंपल था कि 1 से 5 साल की उसने एनविटी दी हुई थी, हम लोगों ने उसको काउंट कर लिया। अब यहाँ से आप लोग देखोगे तो हमारे पास 5 ईयर से ऑनवर्ड की थी एनविटी, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 पीरियड पे होती है। हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक काउंट किया प्रेजेंट वैल्यू 5 ईयर तक, और वो कितनी आई है हमारे पास, हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आ गई 44,350। तो हम लोगों ने 5th ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली एनविटी की, जो 5th ईयर से ऑनवर्ड 10 ईयर तक थी। लेकिन अब हम 5th ईयर से 0 तक भी तो जाना है ना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, जो 0 पीरियड पे होती है। हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए एनविटी का फॉर्मूला लगाया और यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड कर ली उसकी अमाउंट के प्रेजेंट वैल्यू की कितनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्लास एक सिंगल अमाउंट आ गई है, तो हम सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल जो फॉर्मूला होता है सिंगल अमाउंट का, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू पावर 5 लगा के, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल हमारे पास जो अमाउंट आई हुई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों अमाउंट्स हमारे पास 0 पीरियड पे आ जाएंगी, उनको एड अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटलिटी वाली हमारी प्रेजेंट वैल्यू, जो कि यहाँ पर आई हुई है 78,072, ठीक है। और हमें कैश आउटले कितना रिक्वायर्ड था, 75,000, जो हम लोगों ने काउंट किया था कि 80,000 इसके क्रेडिटेड थे, 25,000 हमें मिलना था। तो हमारे पास टोटल कैश आउटले कितना आ गया था, 75,000। अब 78,000 हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की और उसमें से लेस कर दी अपनी इनिशियल अमाउंट 75,000। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई $3072। आप सिंपली बैक जाओ, उसने बताया हुआ है कि एनपीवी। अगर यहाँ पर भी हम लोग देखें तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि अगर एनपीवी जो है आपकी वो पॉजिटिव होगी तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3072 हमारी एनपीवी आ रही है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये किस तरह से हम लोग दोबारा से 0 पीरियड पे लेके गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या इश्यूज है आपके, फिर इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। जिसके इश्यू है वो हैंड रेज करे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम शुरू से ही समझ में नहीं आया ये। अच्छा, शुरू से समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल, चलो हाँ मैं एक जी, दफा दोबारा बता देती हूँ। चले ओके। और क्लास किसी को कोई इशू? अच्छा क्लास इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। अच्छा इसको दोबारा से देखते हैं क्लास की क्या हुआ है। क्लास कंपनी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ electrical transformers is interested in acquiring certain fixed assets of Noble company, ठीक है, an industrial electronic firm। तो आप लोग कुछ फिक्स्ड एसेट्स लेना चाह रहे हो नोबल कंपनी के। अब नोबल कंपनी जो है टैक्स कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं जिसके पास 5 ईयर के, is interested in selling out but wishes to sell out entirely rather than selling out certain fixed assets, ठीक हो गया। अब वो चाहती है नोबल कंपनी के हम लोग अपने सिर्फ सर्टेन फिक्स एसेट्स ही क्लार्क कंपनी को सेल आउट करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी कंपनी ही सेल आउट कर दो। अब बैलेंस शीट नोबल की दिखाई हुई है, सिंपल नोबल जिसको हम लोग खरीदना चाह रहे हैं, जिसके सर्टेन फिक्स एसेट्स खरीदना चाह रहे हैं, जबकि वो चाह रही है कि हमारी पूरी कंपनी खरीद ले। हम लोगों ने देख लिया कि कैश 2000 है, लाइबिलिटी 80,000 है, और ये कुछ अमाउंट्स हैं जो आपको याद देखनी पड़ेंगी। आप कहते हैं कि क्लार्क कंपनी को सिर्फ मशीन बी एंड सी और लैंड चाहिए और बिल्डिंग। However, it has made inquiry and arranged to sell the account receivable inventories and machine A for $23,000, ठीक है। अब वो कहता है कि वो बेचना जो चाह रहा है मशीन ए, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल
23,000 का, बिकॉज देयर इज 2,000 इन कैश और विल गेट 25,000 कैश। तो टोटलिटी में आप लोग 25,000 में ये तीनों चीजें भी देना चाह रहे हो, लेकिन उसको 23,000 मिलेगा क्योंकि 2,000 रुपए आपके कैश में पड़े हैं। ठीक है, आप अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी और मशीन ये खरीदना चाह रहे हो और टोटलिटी में इसकी अमाउंट है 25,000, लेकिन सिर्फ 23,000 कैश पे करोगे क्योंकि 2,000 क्या है ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लार्क कंपनी सिर्फ 23,000 में ये तीनों चीजें ले रहेगी, जो कि 25,000 की बन रही हैं क्योंकि 2,000 उनके कैश में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से नोबल वांट्स 1 लाख फॉर एंटायर कंपनी। अब नोबल कंपनी क्या चाहती है, पूरी उसने कंपनी की मालियत लगाई है 1 लाख की। ठीक है, विच मींस क्लार्क विल हैव टू पे द फर्म्स क्रेडिटर 80,000। ठीक है, अब क्लार्क जो है 1 लाख वो मांग रहे हैं। ठीक है, और क्लार्क को 80,000 उनके क्रेडिटर्स को भी तो पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट में 80,000 के क्रेडिटर्स ओनर्स हैं, तो आप लोगों के 8 लाख और 20,000 तो वो बनते हैं। ठीक है, द एक्चुअल आउटले रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर लिक्विडेटिंग द अननीडेड एसेट्स विल बी 75,000। अब क्लार्क को कितने चाहिए होंगे, 80,000 पे करना है, 20,000 उसको पे करना है, माइनस 25,000। ठीक है, माइनस 25,000 किधर से किया है, माइनस 25,000 जो है यहाँ से किया है 25,000। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने 25,000 को लेस कर दिया, तो अब हम लोगों को टोटल कैश आउटले कितना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, 75,000। अब नेक्स्ट वो कहता है, अब मेन बात यहाँ से शुरू हो रही है, वो तो सिर्फ उसने उसकी कैलकुलेशन करके बताई कि आप लोग किस तरह से आउटले निकाला है 75,000 का। ठीक है, अब आप लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स, अब से असल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पर उसने आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज आपको दिए हुए हैं। ठीक हो गया, 14,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब सिंपल उसने उस कंपनी के हम लोगों को क्या है इन्वेस्ट करेंगे, तो आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज दे दिया 14,000 पर ईयर के। ठीक है, तो ये 5 years तक क्या है हमारे पास एनविटी है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको दोबारा से, और 11% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब उसने सिंपल क्या किया है क्लास के, आप लोगों ने ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज है, तो आप लोग यहाँ पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक ही लगाओगे, और उसने एनपीवी यूज की है नोबल कंपनीज के एसेट देखने के लिए। ठीक हो गया, और उसने बताया है कि आप लोगों के लिए पहले 5 सालों में 14,000 कैश इनफ्लोज थे पर ईयर। ठीक है, और नेक्स्ट उसने 5 ईयर में क्या बताया है, 12,000 पर ईयर कैश इनफ्लोज है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, इन दोनों कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगले 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि अगले 5 मजीद सालों की जो है कैश इनफ्लो, वो भी आपको नजर आ रहा है कि वो भी क्या है, एनविटी है। ठीक हो गया, तो हमने सिंपल इन कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो प्रेजेंट वैल्यू इसने क्या किया हुआ है, टेबल से कैलकुलेट की, या मैंने आप लोगों को जिस तरह सिखाई है फॉर्मूले से, मैंने आप लोगों को उस तरह से कैलकुलेट करके भेजी है। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताओ, ताकि हम लोग मजीद उसको देखें। क्वेश्चन को समझने में अभी तक कोई इशू, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, 2 स्ट्रीमलाइंस दी हुई हैं, एक से 5 साल तक एनविटी है, एक 5 से फर्दर ऑनवर्ड की एनविटी, और हमने उसकी क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है मैम, आ गई है समझ में इसकी। ठीक है, मैं आ दूंगा मैम 10 मिनट में मीटिंग भी एंड हो गई है। चलो कोई मसला नहीं है, इशू नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है मैम। अच्छा, अब देखो सिंपल आप लोगों को सबसे पहले 2 कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, एक 14,000 का 5 सालों तक, और एक अगला कैश इनफ्लो है 12,000 5 से लेकर 10 सालों तक। तो सबसे पहले हम 14,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। ठीक हो क्या, 14,000 r इंटू 1 माइनस 1 प्लस r,
11% आपका इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने दिया हुआ है, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाय करके उसको ऐड करके इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 5742, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि देखो आपने आगे एनविटी आपकी स्टार्ट हो रही है 5 से लेकर 10 साल तक, ठीक है। आपकी 6 ईयर से 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 5 साल बनते हैं। 5 साल की एनविटी है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 5 साल की एनविटी जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हमने 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की तो वो आप 5th ईयर में उसकी फाइंड कर रहे हो, ठीक है। जबकि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू 0 टाइम पीरियड पे होती है। जब आपने एनविटी का फॉर्मूला लगा के एक अमाउंट निकाल ली तो ये अमाउंट आपकी कहाँ आ रही है, 5th ईयर में आ रही है, ठीक है। 5th ईयर से स्टार्ट हो रही थी ना आपकी एनविटी और ऑनवर्ड्स जा रही थी। अब आपने 5th ईयर से टाइम 0 पे आना है, तो आप लोग 5th से टाइम 0 पे आओगे तो आप लोगों के पास ये ऑब्वियसली सिंगल अमाउंट है 44,350, ठीक है। इस एनविटी की आप लोगों ने जो 5 से 10 साल तक थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जो कि आ रही है 5th ईयर में। अब यहाँ पर ये अमाउंट आ गई तो आप लोग सिंगल अमाउंट आ गई है आपके पास। अब आप इस सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लोगे सिंपली फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू का सिंगल अमाउंट का। तो आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू का सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो ये अमाउंट आई है आप लोगों की प्रेजेंट वैल्यू की, वो और जो ऑलरेडी आप लोगों ने 14 स्ट्रीमलाइन से कैलकुलेट किया उसको प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसमें से आप लोगों ने जो अपना आउटले देखा है कि आपको कितना चाहिए 75,000 का, उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 3,072। अब आप लोग बता दोगे कि ये 0 से ज्यादा है इसकी एनपीवी, तो इसको मर्ज, इसको जो है सॉरी कंपनी एक्वायर करनी थी, मर्ज नहीं करनी थी, तो आप लोगों को इसको एक्वायर कर लेना चाहिए। जी क्लास किसी को कोई इशू? क्लास एक कोड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने मर्जर का देखना है, ये एक एक्विजिशन का था। तरीका तो सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें दोनों में सेम है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो, आज थोड़ा सा मैंने कोशिश तो की है सही बताने की, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक, इसलिए मुझसे तो आप लोग इसको देखो। हम लोग दोबारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना होगा मर्जर का वो भी इसी तरह से है कि आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू की जो है उसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि आप लोगों ने मर्जर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। हैंडरेस कर ले किसकी प्रॉब्लम है। मैम नहीं है शायद किसी का क्वेश्चन।
मैम ये अच्छा क्लास आपने, जी जी, ये मैम पूरा करवा दिया आपने ये टॉपिक? हाँ एक पोजीशन नहीं नहीं अभी है, मर्जर वाला भी न्यूमेरिकल मिलता जुलता ही है नेक्स्ट, थोड़ा सा रह गया। अच्छा क्लास आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। आई नो कि थोड़ा सा ये ट्रिकी था, वो प्रेजेंट वैल्यू जो आप लोगों ने 5 ईयर पे पहले एनुइटी की फाइंड करनी है, फिर उसको 0 पीरियड पे लाना है, उसमें आई थिंक कि सबको प्रॉब्लम हुई होगी समझने में कॉन्सेप्ट को। तो आप लोग उसको देखो, नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा इसको रिपीट करते हैं, और नेक्स्ट जो है मर्जर वाला न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो मजीद आई विल ट्राई टू इलेबोरेट कि किस तरह से आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। मैंने टाइमलाइन भी बना के इसीलिए भेज दी थी कि चीजें जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। ये आज की रिकॉर्डिंग इतनी मैम, मैं ऑफ कर दूं रिकॉर्डिंग? पूछ लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ कर। ठीक है।